नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सुना मन की बात का 133वां एपिसोड, कहा इससे मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा आगे। चारधाम यात्रा में खत्म हुआ वीआईपी कल्चर, अब सभी श्रद्धालुओं को एक समान दर्शन व्यवस्था। हेमकुंड साहिब के 23 मई को खुलेंगे कपाट। देहरादून विधानसभा में 28 अप्रैल से विशेष सत्र, अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में डीजीपी उत्तराखंड समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी रहे मौजूद। आईआईएम काशीपुर का 13वां दीक्षांत समारोह संपन्न, पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र रहे मुख्य अतिथि। मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से किया सम्मानित। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के बीच वनाग्नि को लेकर विभाग अलर्ट, 55 फायर वॉचर विभिन्न रेंजों में तैनात। सल्ट रेंज समेत संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण सुना। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मन की बात देशवासियों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम है, जो नवाचार, स्टार्टअप, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति जैसे विषयों के सामने लाता है। अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक, विज्ञान, रक्षा और एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रक्षा उपकरणों का निर्यात आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष ने अनवरत रूप से चुनाव के समय को छोड़ दिया जाए, जिस समय आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के अतिरिक्त जो भी समय होगा, उन्होंने किसी भी महीने इस संवाद को ब्रेक नहीं होने दिया, इस संवाद को टूटने नहीं दिया, अनवरत रूप से इस संवाद को रखा। और मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम होगा कि इसी राष्ट्राध्यक्ष ने इतने लंबे समय तक अपने देशवासियों से संवाद किया है। और सच में ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है, ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर इस बार सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया। यात्रा के दौरान अब वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी श्रद्धालु विशेष सुविधा के तहत सीधे दर्शन नहीं कर सकेगा। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि इस बार चारधाम यात्रा में वीआईपी या फिर वीवीआईपी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी और सभी श्रद्धालु एक समान कतार में लगकर ही भगवान के दर्शन करेंगे। मंत्री ने भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 6 महीनों से यात्रा की तैयारियों का लगातार
जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है और इस बार हमने वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। सभी श्रद्धालु बराबर हैं और सभी को एक समान दर्शन का अवसर मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन कर एक मिसाल पेश की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता जिस तरह से रही है, पहले से ही 6 महीने पहले से ही बैठकों का दौर शुरू हुआ और सभी अधिकारियों को और सभी क्षेत्रीय विधायक जो जहां जहां पर जिस क्षेत्र में हमारे चार धाम पड़ते हैं उनको सख्त निर्देशित किया है कि आप यात्रियों को सुगम ले जाने के लिए, दर्शन करने के लिए आप पूरा सहयोग करें और इसी के तहत अभी कोई वीआईपी नहीं, सब एक जैसे हम यात्री की तरह दर्शन करेंगे और लाइनबंद तरीके से ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को भी दर्शाया है। जब अभी कपाट खुले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ जी भी गए थे, बद्रीनाथ जी भी गए थे, किंतु कोई वीवीआईपी नहीं, वीआईपी नहीं, सीधे आम जनमानस की तरह उन्होंने दर्शन किए। एक संदेश देने का जो काम किया है उसी के निमित्त हम सबको चलना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाथीबड़ कला स्थित बूथ संख्या 69 में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण को उन्होंने सुना और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए भारत की विभिन्न उपलब्धियों, विज्ञान और नवाचार की बढ़ती भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हो रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मंत्री की मन की बात का 133वां एपिसोड सुनने का मौका मिला, जिसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने सुना है। और जितनी बार आप मन की बात सुनते हैं, कुछ ऐसे नए विषयों की जानकारी हमको होती है जो हमें पहले नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशों से अनुरोध करता हूँ, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और आप मन की बात को अवश्य सुनें और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। यही मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मन की बात सुनी है, कुछ ऐसे विषय जिनको हम तक नहीं जानते, आज तक नहीं जानते थे, हमारी जानकारी में। उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक विधानसभा में 28 अप्रैल को होने वाले विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर की गई। बैठक विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें डीजीपी उत्तराखंड समेत प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी जो थे वो मौके पर मौजूद रहे। बैठक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विशेष सत्र से पहले सुरक्षा की तैयारियां करनी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष सत्र एक दिन का है, इसलिए शहर में ट्रैफिक सिस्टम भी ठीक रहे, साथ ही स्कूल वर्किंग लोगों को भी आने जाने में परेशानी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और सत्र बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसको लेकर बैठक में निर्देश दिए गए। देखिए, ऐसा आपको सबको पता ही है कि 28 तारीख मंगलवार को हमारा विशेष सत्र आहूत हुआ है और कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीज़ें हो पाए, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे थे, उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। हेमकुंड साहिब यात्रा की तारीख का ऐलान अब कर दिया गया है। इस वर्ष 23 मई को हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि पहला जत्था 20 मई को रवाना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यात्रा का औपचारिक न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में ट्रस्ट अध्यक्ष के साथ हुई अहम बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में यात्रा इन दिनों चरम पर है। अब तक 37,884 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और धाम में मौसम साफ है। चटक धूप के बीच बद्रीनाथ की खूबसूरती और निखर गई है। मंदिर के द्वार पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं, जहां जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस बार यात्रियों की संख्या बढ़ने से छोटे दुकानदारों और होटल कारोबारियों को भी अच्छा लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। लेकिन इस फैसले के बाद जहां एक और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए 15 मई तक स्कूलों की समय सारणी में बदलाव के निर्देश दिए हैं। नए आदेश के तहत प्रार्थना सभा सुबह 6:45 पर और स्कूल संचालन 7 बजे से शुरू करने को कहा गया है। ये बदलाव खासतौर पर शहरी क्षेत्रों हल्द्वानी, रामनगर, कोटा, बाग और ब्लॉक के जो स्कूल हैं वहां पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अब विभाग का ये कहना है कि ये फैसला भीषण गर्मी और हीट वेव से बच्चों को बचाने के लिए किया गया है, ताकि उनकी सेहत पर किसी तरह का कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन इस फैसले के बाद दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो अभिभावक हैं उनमें आक्रोश देखा गया। अभिभावकों का भी ये कहना है कि उनके बच्चों को सुबह 6 बजे से पहले घर से निकलना पड़ेगा, जो न सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा है कि एनईपी 2020 में अब 240 दिन पढ़ाई अनिवार्य है और पर डे जो है बच्चों के वादन भी फिक्स हो गए हैं। लेकिन चूंकि कई गार्जियंस ने भी, टीचर्स ने भी, पत्रकार लोगों ने भी कहा है कि समय को कुछ परिवर्तन करना है, तो कल मैंने इसके लिए बैठक रखी है और इसके समय के परिवर्तन के लिए कोई उचित निर्णय कर लिया जाए। रामनगर तराई पश्चिमी क्षेत्र के आम पोखरा रेंज अंतर्गत गोपीपुरा गांव में पिछले कई दिनों से गुलदार की दहशत बनी हुई थी और इस गुलदार के पिंजरे में कैद हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि गुलदार लगातार गांव के आसपास घूम रहा था, कुत्तों समेत छोटे जानवरों को अपना शिकार बना रहा था, जिससे लोगों में भय का माहौल था। मामले की जानकारी देते हुए आम पोखरा रेंज के अधिकारी PS खनायत ने बताया कि रामनगर तराई पश्चिमी के आम पोखरा रेंज के हेमपुर डिपो हल्दुआ बीच के अंतर्गत गोपीपुरा गांव में वन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एक गुलदार रात के समय आबादी के नजदीक आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया था कि उनके पालतू जानवर लगातार गायब हो रहे हैं, जिससे आशंका जताई जा रही थी कि क्षेत्र में गुलदार सक्रिय है। गोपीपुरा एक क्षेत्र है हल्दुआ के पास में, हल्दुआ बीट में पड़ता आम पोखरा रेंज की। वहाँ पर कई दिनों से सूचना आ रही थी कि जो है गुलदार द्वारा कुत्तों को और बकरे को खाया जा रहा है। तो उन लोगों ने अनुमति ली, हमने अनुमति ली विभाग से, डीएम ने अनुमति ऊपर से वाइल्ड लाइफ वार्डन से, उनसे चीफ वाइल्ड लाइफ से ली। उसके बाद इसको अनुमति लगा के पिंजरा लगाने की, 1 हफ्ता भी नहीं हो रहा पिंजरा लगाए हुए, तो कल रात ये पिंजरे में आ गया था गुलदार। तो उसको ले जाके हमने डेंस प्लॉट में सुबह हमने छोड़ दिया 10 बजे के आसपास। कितना बड़ा था? ये होगा 6 साल के लगभग है, पूरा यंग है एकदम। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए, स्वागत है। चले खबरों पर बात करेंगे तो भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर का 13वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र ने शिरकत की और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वो कार्यक्रम में शिरकत में करने पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को पदक एवं डिग्री की उपाधि प्रदान की गई। इस वर्ष IIM काशीपुर में 5 कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 546 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें से MBA कार्यक्रम से 280, MBA से 160, कार्यकारी MBA से 34, कार्यकारी MBA से 58 तथा PhD कार्यक्रम से 14 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई।
यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट भी रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और स्टूडेंट्स भी आगे बढ़े। तो आने वाले समय में अगर मैं यहाँ पे कुछ एजुकेशन में या फिर कुछ मैनेजमेंट में कुछ भी मैं कर सकती हूँ, या फिर क्या पता मेरा खुद का ही मैं एक बिजनेस खोलूँ यहाँ पे, तो वो मेरी बहुत मनोकामना है यहाँ पे करने की। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरी तरीके से ये चीज़ करूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मैथ्स मुझे बहुत पसंद थी, गणित। तो गणित आपकी बहुत अच्छी होनी, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको यहाँ पे कैट निकालने के लिए। उसके साथ ही साथ आपको अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी पे भी बहुत फोकस करना चाहिए, जो आपकी कैट एग्जाम में भी मदद करेगा। और साथ ही साथ आप कॉलेज में आएंगे तो भी वो बहुत मदद करेगा। IIM काशीपुर IIM की जर्नी के जो नए IIM खुले थे उसका पार्ट है। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि 15 साल हुए इसको, और ये 13th दीक्षांत समारोह है, जिसमें जिन बच्चों ने भी इस साल अपनी डिग्री पूरी की है उनको आज उनकी डिग्री दी जाएगी, कॉन्वोकेशन होगा। और किसी भी स्टूडेंट के लिए लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट होता है जब वो डिग्री पूरी करके मेन स्ट्रीम में अपने भविष्य को तलाशने के लिए जाता है। लेकिन जब उनके उस डिग्री में IIM जैसे इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस का ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, तो इस ज़िंदगी की जिद्दोजहद में काफ़ी उनको सहूलियत रहती है, और यही इन इंस्टीट्यूशंस की महानता है। IIM काशीपुर के 13वें दीक्षांत समारोह में 546 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई, लेकिन सबसे प्रेरणादायक तस्वीर मुंबई की छात्रा कृतिका बागा की रही। कृतिका व्हील चेयर पर मंच तक डिग्री लेने पहुंची और अपनी डिग्री हासिल कर सभी के लिए मिसाल बन गई। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी रुकने नहीं दिया। कृतिका ने कहा कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। 13 साल की उम्र में पैरों की नसें कमजोर होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और व्हील चेयर को अपनी ताकत बनाकर सफलता हासिल की। अच्छा लग रहा है, और मैं इसका श्रेय मेरी मम्मा को देना चाहूंगी, बिकॉज शी वाज कॉन्स्टेंटली बिहाइंड मी, और मेरे भाई को भी, और मेरे पापा, मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक पॉइंट के बाद तुम्हारा मोटिवेशन फेड अवे होता है, बट दे आर द कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और वो हमेशा तुम्हारे पीछे लगे हुए होते हैं। और ये मुझे 13 ईयर्स के एज में हुई। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घोसीपुरा में शुक्रवार देर रात खनन माफियाओं ने एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में पीड़ित के शरीर पर कुछ चोटें आई हैं। आरोप है कि खनन माफिया ने पीड़ित का मोबाइल भी तोड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले की तहरीर दी, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं ग्राम घोसीपुरा निवासी हाकम सिंह का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन का विरोध करने पर खनन माफिया लगातार धमकी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन रोक रहे थे, कल रास्ते में रास्ता बंद कर रखा था, हम लाड मशीन निकाल रहे थे वहां को, और उन्होंने कल आज सुबह मारपीट की। कौन लोग? मुरलाने गए थे ये राव जी। क्या क्या नाम था? रिफाकत और तस्लीम। कहाँ से कर रहे थे? गोसीपुरा में जी। मिट्टी डाल लेते थे, मिट्टी रास्ते पे डाल के मिट्टी रास्ता बंद कर दिया। मिट्टी किस चीज में लाए? डंपर में, ट्रैक्टर ट्राली में। कितने दिन से चल रहा है? जी काफी दिन से चल रहा। आज आपने पुलिस में शिकायत की, क्या आश्वासन? कार्रवाई होगी जी, कार्रवाई करने को बोल रहे। कितने लोगों के खिलाफ यहाँ पे? 2 लोगों के खिलाफ। पहले भी खनन के खिलाफ मैं आवाज उठाई, मेरे साथ भी मारपीट हुई थी, फ्रैक्चर आ गया था पैर में, काफी चोट थी मेरे। और मैं अब आज उठा, जब से आज मामला इस भाई के साथ हुआ, दिलसाद इसका नाम, सनोप ताहिर, इसने रात लान काटने के लिए अपने खेत में गए थे। उधर से खनन वाली जो ट्राली थी वो लेकर आ रहे थे, और ये जैसे ही इनके खेत में पहुंचे, वहाँ मिट्टी की ट्राली उन्होंने झाड़ दी। जब झाड़ दी तो इसने कहा भाई मशीन कहाँ निकलेगी, तो उन्होंने इसके साथ बदतमीजी करी। जब तो ये अपने घर आ गए, सुबह मशीन के लिए डंडा से चटवान गए थे मुरलाने, और वहाँ पे इसकी साथ पकड़ कर इसके मार पिटाई करी, फोन भी तोड़ दिया। हम तो चाह रहे ग्राम समाज से वो मिट्टी उठा रहे। घोसीपुरा एक ऐसा खनन का अड्डा बन गया जो करीबन 50
30-40 ट्रैक्टर रोज रात में चलते हैं और ग्राम समाज से मिट्टी उठा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं। तो वहीं बात अब डोईवाला की। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्र संघ रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही विधिवत सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए अतिथियों का जिसने मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में सभी प्रोफेसर व छात्र छात्राओं को रजत जयंती छात्र संघ समारोह की बधाई देते हुए छात्रों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी और आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनते हुए स्वरोजगार को अपनाने का आह्वान किया। कि इस महाविद्यालय के पहली ईंट लगते हुए मैंने देखी है। पहले प्रधानाचार्य मुझे आज भी याद है, जोशी जी थे। मिसरवाला प्राथमिक विद्यालय में चलता था और 90 बालिकाएं थी और आज लगभग 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बीएससी हो गया है, पीजी क्लासेस चल रही हैं और पीजी साइंस कॉमर्स की ओर ये महाविद्यालय बढ़ रहा है। डोईवाला महाविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था और अमर शहीद दुर्गामल जी के नाम से आज ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हो रहा है। बहुत ही स्वर्णिम पल है। 25 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत मायने रखते हैं और जिस हिसाब से ये हमारा देहरादून का ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है और हमारे पास वो बच्चा आता है जो बहुत ज्यादा संसाधन से युक्त नहीं है, तो ऐसे बच्चों ने और ऐसे छात्र संघ ने और इनके बीच काम करते हुए प्राचार्य जी लोगों ने इसको एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। इस वर्ष महाविद्यालय के प्राचार्य जी का ये एक विजन था कि 25 वर्ष में हम जितने भी पूर्व प्राचार्य हैं उनको आमंत्रित करेंगे और हमें बड़ी खुशी है कि वो लोग हमारे बीच आए और उन्होंने अपने अपने अनुभव बांटे। हमारे महाविद्यालय के पास बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं और शहीद दुर्गामल जी की छत्र छाया जिस पर हो तो उस दृष्टि से यहाँ काम करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जंगलों की सुरक्षा में दिन रात जुटे वनकर्मी अब खुद भी फिट और स्वस्थ रहें, इसी सोच के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने केवीआर अस्पताल एवं दीदून स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी के साथ मिलकर एक खास पहल शुरू की। रामनगर के सामल्दी क्षेत्र में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और शिविर का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह जुला में करते हुए सभी से इसका लाभ लेने की अपील करते हुए आयोजकों का आभार उन्होंने जताया। इस दौरान कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला, उप निदेशक राहुल मिश्रा सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर ही बताएंगे कौन से किस टाइप के मरीज़ ज़्यादा हैं, पर पूरी चेकअप है। ब्लड प्रेशर, शुगर, कान, नाक, आँखों की जांच और जी फिजिशियन और लेडीज़ के प्रॉब्लम की जांच, ईसीजी। ये जो ईसीजी है ये रियल टाइम है। जब जो ईसीजी हो रहा है ये हार्ट के लिए होता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जो मेन बीमारियाँ आई थी वो थी चमड़ी की, आपकी बीपी शुगर की। जो बच्चे थे उन्हें खांसी जुकाम बुखार की बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, डिहाइड्रेशन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके कारण जो दिक्कतें आ रही थी वो बहुत सारी थी। तो हम लोग को बहुत खुशी है कि हम सभी को ORS दवाइयाँ, बीपी शुगर, इन सभी की दवाइयाँ हम लोग दे पाए। इसका हमारा जो असर है 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और जबकि अभी तो हमने 1/4 कैंप ही पूर्ण किया है। तो हमें उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है ये 500-800 के ऊपर भी जरूर जाएगा। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।